नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन पुस्तक का अध्याय 15 नागरिकता के विषय में अरस्तू के विचार। विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में अरस्तू के विचारों के बारे में पढ़ेंगे कि वो नागरिकता के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम अरस्तू का संक्षिप्त जीवन वृत्त का अध्ययन करेंगे। ग्रीक नगर राज्य, अरस्तू की राज्य की अवधारणा, सरकारों का वर्गीकरण और नागरिकता की अवधारणा के बारे में हम जानेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि अरस्तू ने नागरिक किसे कहा है और समाज के एक बड़े वर्ग को नागरिकता से वंचित क्यों रखा, और एक अच्छे नागरिक के अरस्तू ने क्या गुण बताए हैं, और नागरिकता के अरस्तू का जो सूचना को भी हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आप लोगों को विदित है कि अरस्तू एक ऐसा राजनीतिक विचारक है, एक ऐसा प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारक है जिसने 158 संविधानों का 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन करके एक संविधान या अपनी एक सरकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत आपके साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि अरस्तु प्राचीन यूनान में राजनीतिक चिंतन का आरंभ ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से माना जाता है अरस्तु का, और सबसे पहले वहां सोफिस्ट विचारकों का एक समूह विकसित हुआ जिन्हें तार्किक कहा गया। वे अपने युग की संस्थाओं और समस्याओं पर खूब वाद विवाद किया करते थे। उनके विचारों का निचोड़ यह था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसे लोगों ने आपसी समझौते के द्वारा अपनी सुख सुविधा के लिए बनाया था। तो कृत्रिम संस्था के नाम से इसे राज्य को बताया गया, और सामाजिक समझौते के आधार पर, आपसी समझौते के आधार पर, जिसमें हमने हॉब्स, लॉक, रूसो को भी पढ़ा है। आवश्यकता अनुसार राज्य और उसके कानूनों को मनचाहे ढंग से बदला जा सकता है। आपसी समझौते या इकरार से जो समुदाय बनते हैं वे बाद में टूट भी सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ विद्यार्थियों कि व्यक्ति यदि चाहे तो राज्य संस्था से अलग भी हो सकता है। सोफिस्टों ने राज्य और सरकार की जड़ें इतनी खोखली कर दी कि समाज का एक विचारशील वर्ग उनके विचारों को आशंका की दृष्टि से देखने लगा। उनके विचारों से एकदम अलग एक दूसरी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय प्लेटो और अरस्तु को दिया गया। यद्यपि कई बातों को लेकर इनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाए, परंतु इनमें एक मौलिक एकता भी दिखाई दी। दोनों ही दार्शनिकों ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानने से इनकार किया, और प्लेटो और अरस्तु की मुख्य शिक्षा यह थी कि राज्य एक प्राकृतिक तथा अनिवार्य संस्था है। जिस प्रकार से समझौतावादी लेखकों ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना, उसके विपरीत प्लेटो और अरस्तु ने इसे एक प्राकृतिक और एक अनिवार्य संस्था माना राज्य को, जिसका लक्ष्य उन सुविधाओं को उत्पन्न करना है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। अरस्तु व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी भी मानता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देने योग्य बात यह है विद्यार्थियों कि समझौतावादी जो विचारक है राज्य को कृत्रिम मानते हैं, और प्लेटो और अरस्तु जो विचारक हैं वो राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं, एक नैतिक और अनिवार्य संस्था भी मानते हैं। और साथ में यह भी कहते हैं कि अरस्तु ने कहा कि जो व्यक्ति होता है वो एक राजनीतिक प्राणी होता है। तो ये भी प्रश्न आपसे कई बार छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है। अब अरस्तु के संक्षिप्त जीवन वृत्त को हम देखें। अरस्तु का जन्म यूनान के एक प्रतिष्ठित परिवार में ईसा पूर्व 384 में हुआ। उनके पिता मकदूनिया के राजा अमितास के राज चिकित्सक थे। यही कारण है कि राजनीति, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र के अलावा अरस्तु का जीव विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में विशेष लगाव रहा। जब वे 17-18 वर्ष के हुए तो एथेंस में प्लेटोस अकेडमी में पढ़ने के लिए उन्हें भेजा गया, जहां वे पढ़ते और फिर पढ़ाते भी थे। अरस्तु की विद्वता की इस समय तक इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि मकदूनिया के तत्कालीन सम्राट फिलिप ने उन्हें अपने पुत्र अलेक्जेंडर यानी सिकंदर को पढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। इसी अलेक्जेंडर ने आगे चलकर
विश्व विजय का अभियान भी चलाया। और अलेक्जेंडर को अपने पिता की हत्या के बाद जब शासन भार संभालना पड़ा तो अरस्तु मकदूनिया की राजधानी पेला छोड़कर पुनः एथेंस आ गए। 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर का निधन हो गया। तब एथेंस में मकदूनिया के खिलाफ एक आंदोलन भी शुरू हुआ और अलेक्जेंडर के साथ जुड़ा होने के कारण अरस्तु को भी एथेंस वासियों के क्षोभ का सामना करना पड़ा। इसलिए वे अपने जन्म स्थान चालिस में आ गए और वहीं एक वर्ष के भीतर उनका निधन भी हो गया। अरस्तु का पांडित्य और उसकी कृतियां। अरस्तु ने अपने समय के प्राय सभी विषयों और विज्ञानों का गंभीर अध्ययन किया, जैसे अध्यात्म शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, काव्य शास्त्र, राजनीति, भौतिक, इन सभी विषयों पर उन्होंने अपने विविध ग्रंथ भी लिखे। पौधों, वृक्षों, कई जीवधारियों के शरीर विज्ञान का भी उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया। यही कारण है कि पाश्चात्य जगत अरस्तु को ज्ञानियों के जनक, द फादर ऑफ ऑल वू नो के रूप में याद भी करता है। अरस्तु की सर्वाधिक ख्याति नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, काव्य शास्त्र और राजनीति में लिखे अनेक ग्रंथों को लेकर हुई। राजनीति विज्ञान बनाने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। यह भी आप ध्यान रखिए, राजनीति को राजनीति विज्ञान बनाने का श्रेय किसको जाता है? अरस्तु को जाता है। राजनीति नामक ग्रंथ के लिए अरस्तु और उनके छात्रों ने उस युग के 158 संविधान एकत्र किए और उनका अध्ययन किया। अनुसंधान की जिस विधि को अरस्तु ने अपनाया वह एक वैज्ञानिक विधि थी और वह आज भी उपयोगी है। इसीलिए राजनीति को राजनीति विज्ञान बनाने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। इसके बाद चर्चा करते हैं हम ग्रीक नगर राज्य। आधुनिक राष्ट्र राज्यों की तुलना में यूनान के नगर राज्य क्षेत्र व आबादी दोनों ही दृष्टि से काफी छोटे थे। यूनान की भूमि समतल व मैदानी नहीं है। यूनान बहुत सी पहाड़ियों और घाटियों में विभक्त है, इसलिए वहां छोटे छोटे राज्य विकसित होते गए जिनकी संख्या सैकड़ों में थी। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे एथेंस, स्पार्टा, कारिंथ, थेबस, सेमस और मिल्टेस। ज्यादातर ग्रीक राज्यों की आबादी 30-40 हजार के लगभग थी। स्वयं एथेंस, जहां प्लेटो की अकादमी स्थित थी, एक छोटा सा नगर राज्य था। इन राज्यों की जनसंख्या कई वर्गों में विभक्ति, जैसे कुलीन वर्ग, व्यवसायी वर्ग, किसान वर्ग, कारीगर, दास वर्ग। नगर राज्य के दायरे में मानव जीवन के सभी पहलू आ जाते थे, इसलिए नगर राज्यों का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक हुआ करता था। शासन पद्धतियों की बात करें तो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां प्रचलित थी। कुछ राज्यों में राजा का शासन चलता था और कुछ में कुलीन वर्ग का शासन चलता था। अधिकांश राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली थी। सभी नागरिक, जिनमें दास, महिलाएं और युद्धबंदी आदि शामिल नहीं थे, एक स्थान पर एकत्र होकर बहुमत या सर्वसम्मति से सब विषयों के बारे में निर्णय लिया करते थे और प्रशासनिक अधिकारियों व मजिस्ट्रेटों या न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। मतदान के समय नागरिक हाँ या ना कहकर अपना मत प्रकट करते थे और इन नगर राज्यों में राजनीतिक दल भी विद्यमान थे। अवांछित नेताओं और व्यक्तियों की नागरिकों की राय से निर्वाचित कर दिया जाता था। यह देश निकाला प्राय 10 वर्षों के लिए होता था। तो बच्चों, ये आपको ध्यान होगा, जब हमने चुनाव प्रक्रिया या चुनाव प्रणाली जो हमने पढ़ी थी, तब हमने ये बात की थी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन में मतदाता क्या करते हैं? हाँ या ना कह करके अपने मत को प्रकट करते हैं। और अप्रत्यक्ष रीति में यानी प्रतिनिधि मूलक चुनाव पद्धति में इस प्रकार से नहीं होता। उसमें गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं। इसके बाद बात आती है रोम का महान साम्राज्य। ग्रीक राज्यों की स्वतंत्रता और पृथक सत्ता देर तक कायम नहीं रह सकी। स्पार्टा में नागरिकों के स्वास्थ्य और सैनिक शिक्षण पर बहुत अधिक बल दिया गया। वह सैनिक दृष्टि से ग्रीक राज्यों में शिरोमणि था। एथेंस और कारिंथ भी शक्तिशाली राज्यों की श्रेणी में आते थे। इन्होंने पड़ोसी राज्यों को जीतकर राज्य संघों का निर्माण किया। मकदूनिया के राजा फिलिप ने भी कई
ग्रीक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। यूनान के पश्चिम में इटली में रोम के नाम से विख्यात एक नगर राज्य था। धीरे धीरे रोम ने न केवल इटली के नगर राज्यों पर विजय पाई, बल्कि ग्रीस यानी यूनान, मिस्र, एशिया माइनर, फ्रांस और स्पेन आदि सुदूरवर्ती राज्यों को जीतकर एक सार्वभौम साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार नगर राज्य लुप्त हो गए। आगे चलकर रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद आधुनिक विशाल राष्ट्र राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रोम का महान साम्राज्य किस प्रकार का था, वहां की शासन पद्धतियां किस प्रकार की थी, और ग्रीक नगर राज्य के अंतर्गत हमने इन सभी चीजों को देखा। इसके बाद हम बच्चों बात करते हैं अरस्तु की राज्य की अवधारणा क्या है। तो अरस्तु ने राज्य की अवधारणा के बारे में यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, इसमें क्या बताया कि अरस्तु ने राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया है कि कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समूह जिसका लक्ष्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य, अरस्तु क्या मानता है कि मनुष्य एक स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, यानी कि जो कुल और ग्रामों का एक समूह ऐसा होता है जिसमें लक्ष्य क्या होता है कि हम एक आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति कर सकें, उसे राज्य कहा है। और इसी को अरस्तु की मान्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी होता है। मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। इस परिभाषा से चार बातें स्पष्ट होती हैं। राज्य के प्रादुर्भाव से पहले ही अनेक समुदायों, परिवार, गांव आदि का विकास हो चुका था और पहले पहल पुरुष स्त्रियों के समागम से परिवार बनते थे। दूसरी बात उसमें ये बताई गई कि कई परिवारों और कुलों के समुच्चय से गांव की रचना हुई और विभिन्न परिवार अलग थलग रहते हुए व्यक्ति को परिपूर्णता तक नहीं ले जा सकते थे। तीसरी, परिपूर्ण जीवन की दृष्टि से ग्राम भी एक छोटी इकाई था और इनके जीवन से राज्य बना जो सभी संघों और समुदायों में सर्वोपरि है। राज्य के अंतर्गत ही मनुष्य अपने जीवन का बहुमुखी विकास करता है। तो क्या बातें आई? पहली बात उन्होंने जो बात बताई कि राज्य का जो प्रादुर्भाव होता है वो परिवार और गांवों के समुदाय से होता है, इसमें परिवार प्राथमिक इकाई है। दूसरी इकाई के रूप में उन्होंने गांव की रचना की बताई कि परिवारों और कुलों के समुच्चय से, संगठन से गांव स्थापित हुए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि परिपूर्ण जीवन की दृष्टि से गांव भी एक छोटी इकाई है और इसके बाद विभिन्न गांवों को मिलाकर के या विभिन्न संघों को मिलाकर के, समुदायों को मिलाकर के एक राज्य बना। चौथी बात वो कहते हैं कि पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन के अंतर्गत कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे अच्छा जन्म, अच्छी संतति, गुड चिल्ड्रन, अच्छी शिक्षा, गुड एजुकेशन, आक्रमण से सुरक्षा के विभिन्न उपाय, जलापूर्ति की व्यवस्था, विभिन्न वर्गों का अस्तित्व, किसान, दास, कारीगर, योद्धा, पादरी, प्रशासक और मजिस्ट्रेट के बिना मनुष्य का पूर्ण विकास संभव नहीं है। एक समाज में, एक राज्य में इन सभी का आपस में बहुत सहयोग होता है और सामाजिक समुदायों का सबसे अधिक उन्नत रूप ही जो है वो राज्य कहलाता है। राज्य के लक्षणों की बात करें तो राज्य के लक्षणों के रूप में उन्हें कुछ लक्षण बताए हैं। पहला आता है, राज्य को बनाया नहीं गया है, उसका विकास हुआ है। राज्य एक कृत्रिम संगठन नहीं है, वह मानव स्वभाव की प्राकृतिक उपज बताया है। मानव को दो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, आत्म संरक्षण और प्रजनन द्वारा पहल स्त्री, पुरुष और दास एकत्र होकर परिवार के रूप में संगठित हुए और फिर पूर्णता तक पहुंचने के लिए कई परिवारों के योग से गांव बने और गांवों के समुच्चय से राज्य बना। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि उन्होंने बात बताई कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। कुल ग्राम का एक ऐसा समूह जिसका लक्ष्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, जिसमें उन्होंने बताया कि परिवार और गांव प्राथमिक समुदाय है और पुरुष और स्त्री के समागम से परिवार बने, परिवार के बाद दूसरी कई गांव बने और विभिन्न गांवों और समुदायों और संगठनों को मिलाकर के राज्य बना। और राज्य कैसा होना चाहिए? आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर जीवन उसमें होना चाहिए, अच्छा जन्म, अच्छी शिक्षा, आक्रमण से सुरक्षा के उपाय, जलापूर्ति और विभिन्न वर्गों का अस्तित्व इसमें बताया गया, जिसमें किसान, दास, कारीगर, योद्धा, पादरी
और मजिस्ट्रेट, प्रशासक सभी का इसमें उल्लेख किया गया। इसके बाद जो राज्य के लक्षण किसी ने बताया गया, उसमें भी यही बातें बताई गई कि विभिन्न गांवों और गांवों के समुच्चय से राज्य बने। फिर उसके बाद बात आती है राज्य एक नैतिक संगठन है। अधिकार, स्वतंत्रता और नैतिक विकास ये सब राज्य में ही संभव है और राज्य में रहकर ही मनुष्य पूर्णता तक पहुंचता है। और अरस्तू के शब्दों में कानून बनाने वाला ही संभवतः सद्गुणों का शिक्षक होता है। इसका अर्थ यह हुआ विद्यार्थियों कि राज्य के कानून सद्गुण और नैतिकता के विकास में सहायक बनते हैं। राज्य का अस्तित्व मनुष्य को मात्र जीवित रखने के लिए नहीं बल्कि इसलिए है कि वह अपने शेष जीवन उसमें बिता सके। इसलिए उसने राज्य की जो परिभाषा बताई है वो उसने बताया है कि राज्य एक ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, अपना श्रेष्ठ जीवन उसमें बिता सके। उसके बाद बात आती है राज्य का सावयव शरीर सिद्धांत। प्लेटो कहता था कि राज्य एक मानव शरीर के समान है। एक मनुष्य के 3 विशेषताएं होती हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। इस चीज को भी हम प्रारंभिक वीडियो में, पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं और इन विशेषताओं के ठीक अनुरूप राज्य के 3 वर्ग बताए हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अंतिम वर्ग में किसान, व्यापारी, कारीगर और शिल्पकार शामिल हैं। अरस्तु ने भी अपने ग्रंथों में राज्य की तुलना शरीर से करी है। विवेक जिसमें होता है वो शासक वर्ग कहलाता है, साहस और सुरक्षा की भावना जिसमें होती है वो सैनिक वर्ग कहलाता है, और क्षुधा जिसमें भूख यानी उदर की तृप्ति करता है वो उत्पादक वर्ग कहलाता है। खुद वह उत्पादक वर्ग कहलाता है। और ये शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग से एक राज्य का निर्माण होता है और अन्य वर्गों में किसान, व्यापारी, कारीगर और शिल्पकार भी शामिल किए गए हैं। इसके बाद व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी। अरस्तु कहता है कि एक जीवित शरीर में विभिन्न अंग, आंख, कान, हाथ, पैर इत्यादि होते हैं और कि न कोई आंख, कान, हाथ, पैर आदि जो विभिन्न अंग होते हैं उनकी न कोई पृथक सत्ता होती है, न कोई उनका कोई अधिकार होता है। संपूर्ण शरीर की सत्ता पर ही अवयवों की सत्ता आश्रित होती है। कहने का मतलब यह है कि शरीर में जो ये आंख, कान, हाथ, पैर, मुंह, जितने भी सब चीजें होती हैं शरीर के अंदर, उन सभी से मिलकर के क्या बनता है, एक शरीर बनता है, एक अंग बनता है और उसी की ही सत्ता रहती है। इसी प्रकार से राज्य में जितने भी लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी से मिलकर के एक राज्य बनता है। पृथक इन सभी वर्गों का पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। यदि कोई अवयव, अंग गल जाएगा तो सारे शरीर के हित को ध्यान में रखते हुए उस अंग को काट दिया जाएगा, वो काट कर उसको फेंक दिया जाएगा। वह यह नहीं कहता कि मुझे भी जीवित रहने का अधिकार है। इसी प्रकार व्यक्ति का राज्य से पृथक अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी वर्ग हो, चाहे वो सैनिक वर्ग हो, उत्पादक वर्ग हो, किसान, व्यापारी, कारीगर, शिल्पकार, कोई भी व्यक्ति हो, उसका राज्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता है। यदि कोई वर्ग उसमें खराब हो गया है या कोई व्यक्ति उसमें कोई इस प्रकार का है जो पूरे समाज को खराब कर सकता है, तो उसको देश निकाला दे देना चाहिए या फिर उसे हटा देना चाहिए, इस आधार पर कि वह पूरे समाज को, राज्य को खराब कर देगा। व्यक्ति को अपने विकास के लिए पूरी तरह से राज्य पर निर्भर है और इसलिए उसे अपने हितों को राज्य के अधीन कर देना चाहिए। राज्य के अधिकारों को सीमित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य तो स्वयं सभी अधिकारों का जनक और पोषक होता है। तो इस प्रकार से जो अरस्तु ये कहना चाहता है कि ये सभी अंग मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से ये सभी वर्ग मिलकर के समाज में रहने वाले जो लोग हैं सभी मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं। इन सभी लोगों का या इन वर्गों का पृथक कोई अस्तित्व नहीं है और इस प्रकार से कोई भी वर्ग या कोई भी व्यक्ति अगर खराब होता है या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का होता है या समाज को गंदा करना या समाज को दूषित करने का प्रयास करता है, तो उसको देश निकाला या राज्य से बाहर या उसे समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार की बात अरस्तु कहता है। सब मनुष्य समान नहीं है।
आगे इसी अध्याय में नागरिकता की अवधारणा में यह भी स्पष्ट किया जाएगा विद्यार्थियों कि अरस्तु मनुष्य के बीच स्थायी असमानता में विश्वास रखता है। उसने दासों, युद्धबंदियों, कारीगरों और यहाँ तक कि महिलाओं को भी नागरिकता के अधिकारों से वंचित रखा है। अरस्तु ये कहता है कि सभी नागरिक जो हैं या सभी जो जन हैं वो सभी समान बिल्कुल नहीं हो सकते, उनमें असमानता विद्यमान होती है और इसी असमानता के कारण प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों में भागीदारी भी नहीं दी जा सकती। और खास तौर से उन्होंने दासों, युद्धबंदी और कारीगर, श्रमिक जो हैं, मजदूर जो हैं और महिला, उन सभी को नागरिकता के अधिकारों से वंचित भी किया है। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ जो ये राज्य का सिद्धांत है अरस्तु का, आपको समझ आया होगा। और किसी प्रकार का आपको डाउट होता है या किसी प्रकार की असमंजसता होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट को। और इसी के साथ बच्चों मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम राज्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे और जानेंगे कि राज्य के वर्गीकरण किस प्रकार से स्थापित किया अरस्तु ने। और तब तक के लिए आपसे